हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियां, तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टियां, इसमें हम भारत में जितनी मिट्टियां पाई जाती है उन सभी के बारे में डिटेल से देखेंगे और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसे हम मैप में भी देखेंगे लास्ट में। और इसके पहले दोस्तों, हमने जितने भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जितने भी वीडियो है आपको दोस्तों, ये हम वीडियो बना रहे हैं, इसका जितना भी मैटर है ये आपको कहीं भी एक वीडियो में या एक बुक में नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आइए आज के जो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, जो हम पढ़ने जा रहे हैं मिट्टियाँ, इसे हम फुल डिटेल में देखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे। और हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि अगर आपने हमारी एक बार भी अगर वीडियो देखी होगी तो अगर इस टॉपिक से अगर आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे आज इस टॉपिक से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी मिट्टियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। इसके अलावा मिट्टियाँ किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन से राज्य में, और इसके अलावा मिट्टियों में किस धातु या किस ऑक्साइड या इनकी अधिकता पाई जाती है, मिट्टियाँ लवणीय होती है, क्षारीय होती है, कैसी होती है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि मिट्टी जो है दोस्तों, इसके लिए भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं इसके लिए एक विभाग का गठन किया गया है जो इससे संबंधित तथ्य बताता है मिट्टियों के बारे में। तो वह पहले जो विभाग का गठन किया गया है दोस्तों, उस विभाग का नाम है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। तो दोस्तों, ये जो विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। और इसका जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य यह है कि मृदा के दुष्परिणामों और अपरदन को रोकने के लिए इस विभाग का गठन किया गया है। जैसे कि जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है और उसके लिए दोस्तों अलग विभाग का गठन किया गया है, पर ये जो जितनी भी मृदा है इनके संरक्षण के लिए और इनके यानी कि जो इनके कुछ दुष्प्रभाव जो होते हैं उनके मिट्टी जो खराब होती है उनको मतलब कम करने के लिए या अपरदन को रोकने के लिए इसका गठन किया गया है इस विभाग का। और इसके अलावा एक और विभाग का गठन किया गया है दोस्तों जोधपुर में एक विभाग है CAZRI, इसका भी गठन किया गया है। और इसका फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, CAZRI का फुल फॉर्म है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों, इस जो विभाग है इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य यह है दोस्तों कि मरुस्थल की जो समस्या के अध्ययन के लिए, ये जो मरुस्थल की जितनी भी समस्या है इसके अध्ययन के लिए इस विभाग का गठन किया गया है, ताकि जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है दोस्तों ये आगे ना बढ़े, तो उसके लिए इसका गठन किया गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं मृदा के अध्ययन को। दोस्तों, जो मृदा का जो अध्ययन किया जाता है इसे हम पेडोलॉजी कहते हैं, विज्ञान में मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। और इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों भारत कृषि अनुसंधान परिषद, ये जो है जो विभाग है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसी ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि एग्जाम में कि जो मृदा को 8 भागों में किस विभाग ने बांटा है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान विभाग ने। और ये जो विभाग है इसका मुख्यालय काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जो दोस्तों है नई दिल्ली में। और देखते हैं इसके अलावा भारतीय मृदा विज्ञान मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो जितने भी आपके जो मुख्यालय हैं इन्हें आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों जो कि 8 भागों में जो मृदा बांटी गई है इन्हें देखते हैं, और इनके बाद हम फुल डिटेल में देखेंगे इन सभी मृदा को, कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैप में भी देखेंगे लास्ट में। तो जो कि हमारे सामने पहली मृदा जो आती है दोस्तों वो है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, 43% मैक्सिमम पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी भारत में, मिनिमम 22% से 43%, इतनी जलोढ़ मिट्टी हमारी जो भारत में पाई जाती है। इसके बाद आता है
लाल मिट्टी। दोस्तों सेकंड जो भारत में विस्तृत जो मिट्टी है वो है लाल मिट्टी, और इसकी जो परसेंट देखा जाए तो वो है 18.6%। 18.6% ये पाई जाती है भारत में लाल मिट्टी। दूसरे नंबर पर विस्तृत। इसके बाद है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी की जो भारत में जो परसेंट है वो है 15% पाई जाती है काली मिट्टी भारत में। और इसके बाद आती है लेटराइट मिट्टी। दोस्तों लेटराइट मिट्टी जो है यह भारत में पाई जाती है 3.7%। और ये लेटराइट मिट्टी प्रमुख जो कि पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पाई जाती है, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण पर्वतों के अपरदन के कारण होता है। तो जैसे कि गारो खासी जयंतिया है, और इसके बाद विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इधर जो पाई जाती है वो अधिकतर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और जो कि मेनली पाई जाती है मालाबार तट जो है वहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसके बाद आता है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी दोस्तों इसे शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है, और यह मेनली पाई जाती है ओनली राजस्थान में। राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। और कुछ भाग जो कि वो जो हम चलो आगे वीडियो में पढ़ेंगे, हम वो जब हम इसे पूरा डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। तो ये इतना आप याद रखिए, जो मरुस्थल मिट्टी जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा होती है वहाँ पाई जाती है, और ये मेनली जो राजस्थान है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। इसके बाद है पर्वतीय मिट्टी। ये भी पर्वतों के आसपास ही का जो क्षेत्र है वहाँ ही पाई जाती है। इसके बाद है दोस्तों पीट या दलदली मिट्टी। तो दोस्तों दलदली मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि जो दलदली जो क्षेत्र होते हैं जैसे कि कच्छ का रण है, और इसके अलावा भी जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ मिट्टी के अंदर पानी जो फंस जाता है और मिट्टी सूख नहीं पाती है, तो वहीं जो मिट्टी जो होती है वहीं उसी मिट्टी को पीट या दलदली मिट्टी कहा जाता है। और इसके बाद है दोस्तों लवणीय क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय क्षारीय मिट्टी इसे भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं इन सभी को हम डिटेल से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो कि सर्वाधिक विस्तृत है भारत में। सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है भारत में, 43 लगभग % पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी होता क्या है दोस्तों? ये जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये नदियों द्वारा बही गई मिट्टी होती है। जैसे कि जब भी मिट्टियाँ जो कि नदियाँ जो की है पर्वत से निकलती हैं, तो वो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ और जो लाती हैं, जिससे जो आते आते अपरदन होता है उन कंकड़ों का, और यह मिट्टी में परिवर्तित होते हैं। और जो मिट्टी आती है नदियों के साथ में उसी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये काफ़ी उपजाऊ होती है दोस्तों। इसमें उर्वरक जो डालने की मात्रा बहुत कम डाला जाता है। ऊपर से अगर अपन को डालना है तो बहुत कम डालते हैं, क्योंकि वह यह पहले से ही बहुत क्या कह सकते हैं हम कि उपजाऊ होती है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों पहले जैसे कि आपको पता होगा कि जो एशियन प्लेट थी और जो यूरोप की जो प्लेट थी, ये जो पहले अलग अलग थी, यूरोप और एशिया, जब ये टकराए थे दोस्तों प्लेट दोनों, तो जब हिमालय का निर्माण हुआ था, और हिमालय के निर्माण के बाद जो बीच का जो थोड़ा गड्ढा हो गया था, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ गड्ढानुमा हो गया था, तो उसके प्रायद्वीप के पठार और हिमालय, इन दोनों के बीच में गड्ढा था। तो ये जब नदियाँ जो कि यहाँ से बह कर जो कि हिमालय है वहाँ से मिट्टी लाती गई, और ये आज हम देख सकते हैं कि जो पूरा वहाँ का जो क्षेत्र है वह पूरा मैदान में परिवर्तित हो चुका है। तो ये इसी के परिणाम स्वरूप जो जलोढ़ मिट्टी है यही वहाँ पूरी जमी हुई है। तो जलोढ़ मिट्टी भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे बांगर और खादर। तो अभी हम देखते हैं पहले जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले इसका जो अन्य नाम है वो। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम जो है दोस्तों दोमट मिट्टी भी कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी को, और कछारी मिट्टी और काप मिट्टी, ये तीनों नाम जलोढ़ मिट्टी के ही हैं, दोमट, कछारी और काप। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा पहाड़ों को काटकर लाई गई मिट्टी को मैदानी भागों में जमा करने से होता है। तो जो मैदान जो भाग में जब ये नदियाँ बहती है तो इनके साथ जो मिट्टी आती है तो वो वहीं रुक जाती है रास्ते में, और वहाँ रुक कर जब मिट्टियाँ रुक जाती है तो वहाँ एक समतल मैदान का निर्माण होता है। जैसे कि आप अभी हम देख सकते हैं हिमालय के जो नीचे भाग जो है और प्रायद्वीप के जो पठार के जो ऊपर का क्षेत्र पूरा जो कि मैदान है वो इसी के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है।
और इसका देखते हैं हम दोस्तों, ये जो मिट्टी है किस राज्य में विस्तृत है, जलोढ़ मिट्टी। तो पंजाब से लेकर असम के मैदान तक, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ बहकर जो आती है वो साथ में मिट्टी लाती है। जैसे कि असम में हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी, तो वह जो लाती है, तो नदी आ रही है तो जाहिर सी बात है नदियों के साथ में मिट्टी भी आएगी सही। तो जो मिट्टी आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको नदी देखने को मिलती है दोस्तों, वहाँ वहाँ आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और पंजाब से लेकर असम के मैदान तक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा महानदी के डेल्टाई एवं एस्चुरी क्षेत्र, जो कि एस्चुरी जो बनाती है और डेल्टा बनाती है, वहाँ भी आपको यह मिट्टी देखने को मिलेगी। और जितनी भी नदियाँ हैं दोस्तों, जैसा कि हम आप माने ये एक नदी जा रही है, तो ये नदी इधर बह रही है, इसके साथ में काफ़ी मिट्टी लाती है। तो ये जो दोस्तों जो आसपास की जो मिट्टी है दोस्तों, इसे हम कहते हैं जो कि खादर, जो भूमि जो होती है खादर मिट्टी, वो यही होती है। जो नदियों के आसपास के जो मिट्टी होती है इसे हम कहते हैं खादर मिट्टी। तो जैसे कि 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो हम देखते हैं इससे पहले, और तो इसका रंग कैसा था दोस्तों, तो इसका जो रंग होता है दोस्तों ये होता है भूरा, ये राख भूरा हम कह सकते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का रंग है। और इसके जो प्रकार है दोस्तों 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बांगर जो मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी, बांगर जलोढ़ मिट्टी, ये पुरानी होती है। जैसे कि पहले जब यहाँ हम बता रहे हैं आपको मैदान था, यह पूरा मैदान है मान लीजिए, और ये नदी बह रही है, तो मतलब ये पूरा गड्ढा था पहले और नदी बह रही थी, तो ये जितना भी जो लाई है मिट्टी साथ में, तो इधर पूरा मैदान बन गया है और अभी भी इधर नदी बहती है, ठीक है। तो आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ तो पूरी मिट्टी भर चुकी है, ठीक है। हम सही साइड दिखाते हैं एक बार, ठीक है। ये नदी बह रही है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ तो पहले ही मिट्टी आ चुकी है और पूरी भर चुकी है मिट्टी, और अभी भी जहाँ से ये बह रही है, जहाँ से ये बह रही है नदी, वहाँ तो हम कहते हैं कि ये कौन सी मिट्टी है, हम कहते हैं खादर मिट्टी। क्योंकि जब हर साल जो नई मिट्टी आती है नदी के साथ, उसे हम कहते हैं खादर मिट्टी। और जो बांगर मिट्टी जो होती है, बांगर ये कई सालों पुरानी होती है, पर यह भी नदी द्वारा भी लाई गई होती है। यह पहले कभी इतिहास में कभी पहले, मतलब हम कह सकते हैं पहले, बहुत पहले लाई गई मिट्टी है। जैसे कि हम गंगा की देखें तो गंगा की जो बांगर जो मिट्टी है वो 600 मीटर नीचे है दोस्तों। गंगा नदी की जो नीचे 600 मीटर की जो पूरा वो हम कह सकते हैं मिट्टी है, वो बांगर मिट्टी है। और उसके जो गंगा के आसपास की जो मिट्टी है उसे हम कहते हैं खादर मिट्टी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो नदी के आसपास की जो क्षेत्र होता है वह खादर भूमि होती है। और इसके और जो खादर जो क्षेत्र होता है जहाँ तक नदी बहती है उसके आसपास की मिट्टी खादर, और उसके और अगर दूर चले जाएँ हम यहाँ तक खादर, और अगर हम और दूर चले जाएँ इधर, तो इधर होती है बांगर। तो हम कह सकते हैं कि हर साल नई लाई गई मिट्टी, हर साल नदी द्वारा लाई गई नई मिट्टी उसे खादर, और पुरानी मिट्टी बांगर। और इसका देखते हैं हम नेक्स्ट जो की है हमारे सामने दोस्तों, ये जो बांगर हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी, बांगर और खादर दोनों। जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों भारत में सर्वाधिक विस्तृत है, जैसे कि भी हमने आपको बताया 22 से 43% भारत में सर्वाधिक महत्व इसी मृदा का है। और यही मृदा जो कि दोस्तों सबसे उपजाऊ मृदा है यह जलोढ़ मिट्टी। और इसका जो क्षेत्र है उत्तर भारत में, यह मृदा सामान्यतः तलोचन है, ठीक है। और इसके बाद हम देखें अगर मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो मिट्टी में प्रचुरता किसकी है, किस उर्वरक या मतलब कह सकते हैं हम किस पदार्थ की है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, इसमें पोटाश और चूना के दिखता है। जो पोटाश जो है और चूना, इन दोनों की भारी मात्रा है इस जलोढ़ मिट्टी में। और इसके अलावा हम देखेंगे इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, तो अभाव इसमें मिलता है दोस्तों इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस या जीवांश कह सकते हैं हम। तो इसकी हमें कमी मिलती है इस मिट्टी में, और ह्यूमस और ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत कमी मिलती है। और इस मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। यह जो मिट्टी है इसको न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। और फसल, ये जो मिट्टी है दोस्तों, यह इसमें किस जो फसल है, कौन सी फसल है जो कि अच्छी पैदावार हो उसकी पैदावार, तो वह जो फसल है दोस्तों वह है धान। पहले जो है धान, गेहूँ, तिलहन, दलहन, मक्का, आलू। दोस्तों ये जितने भी जो
हम कह सकते हैं जो खाद्य पदार्थ है इन सभी की फसल अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है भूमि की सतह से दोस्तों 600 मीटर नीचे है जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी जो दोस्तों है, जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय है। तो दोस्तों ये जो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। यह मुख्य रूप से सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मिलती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो नदियाँ बहती है उसके साथ में यह मिट्टी लाती है जलोढ़ मिट्टी, तो यह नदी के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। इसमें प्रमुख फसल के लिए अनुकूल, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना और तिलहन, ये जो फसल है इसमें अच्छी होती है। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट मिट्टी। तो दूसरी जो है दोस्तों हमारे सामने वो है लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। तो पीली मिट्टी कुछ नहीं होता है, लाल मिट्टी होती है वो भी। अगर वो पानी में अगर हम देखें लाल मिट्टी को तो पीली उसका रंग दिखाई देता है। तो पीली मिट्टी कोई अलग से नहीं है, वो लाल मिट्टी का ही एक स्वरूप है। तो दोस्तों लाल मिट्टी जो कि है भारत में सेकंड नंबर पर विस्तृत है, मतलब सबसे ज़्यादा जो विस्तृत है वो है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद आता है हमारे सामने सेकंड जो आता है लाल मिट्टी, यह भारत में दूसरे नंबर पर विस्तृत है। और इसका जो निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो पहले तो हमने पढ़ा जलोढ़ मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा बही गई मिट्टी से होता है। इसके बाद है हमारे सामने लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण दोस्तों जलवायु परिवर्तन से, जब ये जो जलवायु होती है दोस्तों, मौसम जो परिवर्तित होता है, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इनकी वजह से जो चट्टानें होती है, कायांतरित चट्टान, इनके टूटने फूटने से और ग्रेनाइट या नीस चट्टानों के अपर्दन से होता है। ये जितने भी चट्टान होती है दोस्तों, कायांतरित और ग्रेनाइट, नीस चट्टान, इन सभी के अपर्दन के कारण जो मिट्टी का जो निर्माण होता है वही होती है लाल मिट्टी। और भारत में सेकंड सर्वाधिक विस्तृत इसी का है। और अगर हम देखें इस जो लाल मिट्टी है किस राज्य में पाई जाती है, तो इसके मुख्य जो विस्तार क्षेत्र हैं वो है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वोत्तर में हम देखें तो वो है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों अगर हम देखते हैं कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी, तो दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है सबसे पहले है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो लाल मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु में पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं हम कर्नाटक उसके सेकंड नंबर पर है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है तमिलनाडु में, फिर है कर्नाटक, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। और जो दोस्तों ये जो लाल मिट्टी जो है इसकी प्रकृति दोस्तों इसकी होती है अम्लीय, ये अम्लीय प्रकार की होती है, क्षारीय और अम्लीय होती है, तो ये अम्लीय प्रकार की होती है लाल मिट्टी। और इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है, यानी कि किस पदार्थ की इसमें सर्वाधिक मात्रा होती है, तो वो जो दोस्तों पदार्थ जो हैं लोहा, एल्यूमिनियम और चूना, इसमें प्रचुरता होती है दोस्तों इस लाल मिट्टी में। और इसमें अभाव होता है दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और ह्यूमस जिसे जीवांश भी कहा जाता है, तो इसकी इसमें कमी होती है। जो दोस्तों ये जो लाल मिट्टी है इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, मतलब दो प्रकार की होती है, भागों में नहीं बांटते, दो प्रकार की होती है, एक मोटे कण वाली और एक बारीक कण वाली। तो दोस्तों ये जो बारीक कण जो वाली होती है मिट्टी, ये थोड़ी उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी अगर हम देखें तो मोटे कण वाली उपजाऊ नहीं होती और जो उपजाऊ होती है वो है बारीक कण वाली, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। यह मुख्य रूप से प्रायद्वीप भारत में पाई जाती है। जो प्रायद्वीप जो भारत का जो मध्य हम कह सकते हैं मध्य क्षेत्र प्रायद्वीपी भारत, वहाँ पाई जाती है। और पश्चिमी एमपी, छोटा नागपुर का पठार, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, अरावली के पूर्वी तरफ, अरावली जो श्रृंखला है उसके पूर्वी तरफ यह मिट्टी पाई जाती है। इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मिट्टी। और दोस्तों ये जो लाल मिट्टी जो है इसका रंग लाल कैसे होता है, वह रंग लाल इसका फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड, फेरिस ऑक्साइड, इसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है लाल मिट्टी का। और इसमें जो अगर हम देखेंगे कौन कौन सी फसल बोनी चाहिए इसमें, तो इसमें दोस्तों मेन जो है मोटे अनाज, लाल मिट्टी मोटे अनाज बोनी चाहिए। इसके अलावा गेहूँ, कपास, दालें, तंबाकू और बाजरा, बागवानी जो करते हैं वो आलू, तिलहन, इन सभी को अगर हम बोएँ तो इसमें फसल इनकी अच्छी होगी लाल मिट्टी में। तो इसकी जो प्रमुख फसल है गेहूँ, कपास, दाल, तंबाकू, बाजरा, आलू, तिलहन, इसकी प्रमुख फसलें हैं।
तो दोस्तों आखिर में हम देखेंगे सभी जो मिट्टी हैं उन्हें देखेंगे कि उसमें किस चीज़ की अधिकता है, किस चीज़ की कमी है, इन सभी के बारे में लास्ट में हम देखेंगे पूरी लिस्ट वाइज। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट मिट्टी जो कि हमारे सामने है काली मिट्टी। काली मिट्टी इसे हम कपास मिट्टी भी कहते हैं। तो इसके अन्य नाम है दोस्तों रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, कपास मिट्टी, और इसके अलावा जो स्वयं जूतने वाली, मतलब इसे जोतने की आवश्यकता नहीं होती अगर ये गर्मी में इसमें दरारें पड़ जाती है, जिससे कहते हैं इसे कि स्वयं जोतने वाली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। और इसका निर्माण दोस्तों कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है दोस्तों, इस मृदा का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। बेसाल्टिक जो चट्टान है और बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण लावा से होता है। तो ये जो लावा है मेन हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली लावा से, पर लावा डायरेक्ट तो होगा नहीं। तो पहले लावा जो आता है बाहर पृथ्वी से, उसके बाद वो चट्टान बनता है, और जो चट्टान का जब अपरदन होता है तो उससे काली मिट्टी बनती है। तो ये भी काफ़ी कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है काली मिट्टी। इसमें कपास बहुत ही अच्छी होती है। इसका काली नाम, ये जो काली मिट्टी है इसका काला ही नाम क्यों पड़ा, काली ही नाम क्यों पड़ा, तो इसका काला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बेसाल्टिक चट्टान जो है इसके अपरदन से बनने वाली मृदा का रंग काला होता है। जो बेसाल्टिक जो चट्टान है वो काली होती है, और इसका जब अपरदन होगा तो मिट्टी जो होती है वो काली होती है, इसलिए इसका नाम भी काला पड़ा। ठीक है। और इसका जो रंग काला, इसका रंग जो कि काला होता है, इसका रंग काला दोस्तों टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण इसका रंग काला होता है। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो काली मिट्टी का रंग काला कैसे होता है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट से होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम देखें, ये मृदा जीवांश से भरपूर होती है। तो बहुत सारी मृदा होती है जिनमें जीवांश की बहुत मात्रा कम होती है, पर जो काली मिट्टी जो होती है इसमें सर्वाधिक जीवांश की मात्रा होती है। तो जीवांश बनता कैसे है दोस्तों, ये जो जब एक क्षेत्र है, मान लीजिए क्षेत्र है, तो यहाँ वनस्पति है, जीव जंतु हैं, और ये जब सड़ जाते हैं और इनके बाद जो डिकम्पोज होते हैं, उसके बाद जो बनता है वह ह्यूमस बनता है, जीवांश, जो कि काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं खाद्य के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी उपजाऊ बना देता है मिट्टी को। तो काली मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, इसकी वजह से जीवांश के कारण यह मृदा जीवांश से भरपूर होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम या चरनोजम कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चरनोजम अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कहते हैं काली मिट्टी को, और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ट्रॉपिकल चरनोजम कहते हैं इसे। इसका हम देखते हैं अब राज्य विस्तार कि जो काली मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो ये जो राज्य है दोस्तों इसका गुजरात, और इसके अलावा दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी एमपी मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्कन लावा का पठार, दक्कन का जो पठार है लावा का वो पठार, मालवा का पठार, और इसके अलावा दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक। यानी कि हम देखें तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र जो है दोस्तों, इसके आसपास का जो क्षेत्र है और जो महाराष्ट्र है वो जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है यह काली मिट्टी। जो मेन अगर देखी जाए दोस्तों तो सर्वाधिक ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, इसके बाद गुजरात में, और इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में देखिएगा आप, सर्वाधिक महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके बाद देखते हैं हम भारत में दोस्तों, ये जो मिट्टी जो है इसका भारत में थर्ड विस्तार है, यानी कि सबसे पहले था हमारे जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद है लाल मिट्टी, और उसके बाद है काली मिट्टी। ये भारत में तीसरे नंबर पर विस्तृत है सर्वाधिक। ये कम जुताई की आवश्यकता होती है इसमें, और ये आर्द्रता बहुत अधिक समय तक धारण कर सकती है। दोस्तों ये जो मिट्टी है यह पानी को काफ़ी देर सोख सकती है, और काफ़ी समय तक बहुत मतलब सूखती नहीं है, मतलब गीली रहती है, और इसमें कम जुताई की आवश्यकता होती है। यह बहुत अधिक समय तक नमी धारण कर सकती है। इस मृदा का उपयोग शुष्क कृषि के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी जल्दी नहीं सूखता है, तो इसका उपयोग शुष्क मृदा के लिए किया जाता है। प्रकृति दोस्तों, इसकी जो प्रकृति होती है, ये जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी से लेकर भंगुर मृदा तक होती है। चिकनी मिट्टी जो कि इसकी जो चिकनी मिट्टी जो होती है दोस्तों, इसमें बारीक बारीक कण होते हैं,
और इसके अलावा जो भंगुर जो मिट्टी होती है उसमें थोड़ी मोटे कण होते हैं जिससे भंगुर होती है, और अगर बारीक बारीक कण होते हैं तो उसकी जैसे चिकनी होती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसे देखा जाए कि इसमें किस पदार्थ की ये जो ज़्यादा मात्रा होती है तो होती है इसमें लोहे की। लोहा जो रहता है, लोहा है, चूना है, इसके अलावा कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट तत्व जो कि है, इसके अलावा ह्यूमस और पोटाश, इन सभी की अधिक मात्रा होती है इस मिट्टी में, काली मिट्टी में। और अगर हम देखें इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी पाई जाती है तो इसमें कमी होती है दोस्तों फास्फोरस की, नाइट्रोजन की। इन दोनों जो पदार्थ जो हैं इसकी कमी होती है काली मिट्टी में। इसके अलावा इसे स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है, जब इनका जो जितना भी पानी जो है सूख जाता है तो इसके जो बीच में जो पूरी जो मृदा जो है दोस्तों, तो उसके बीच में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, तो जिससे ऐसा लगता है कि इसे पहले ही जोता जा चुका है। तो इसलिए इसे कहते हैं स्वयं जुताई वाली मृदा, क्योंकि यह जल ग्रहण करके फूल जाती है। फिर यह जो मिट्टी जो सूख जाती है, अगर हम इसमें मतलब जल पिलाते हैं, मतलब अगर इसे सिंचाई करते हैं फिर, तो अगर हम जैसे इसमें जल डालते हैं तो उसके बाद ये जल ग्रहण करके एकदम फूल जाती है और ये सूखने पर चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है इसमें, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे इसे पहले ही जोता गया है। जो दरारें पड़ जाती है जिससे ऐसा लगता है कि पहले ही जोती जा चुकी है, इसे इसलिए स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें फसल देखेंगे, जो कौन कौन सी जो फसल है जो कि इसमें अच्छी होती है, मतलब पैदावार जिसकी अच्छी होती है इस मृदा में, तो उन फसलों के नाम है दोस्तों कपास। सबसे मेन जो है कपास, इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है कपास बोई जाती है इस मिट्टी में, और सर्वाधिक उपयुक्त है कपास के लिए मिट्टी। अगर कपास हमें बोनी है किसी भी मतलब मिट्टी में, तो सबसे ज़्यादा पैदावार उसकी मतलब काली मिट्टी में ही होगी। इसके अलावा कपास के अलावा गेहूँ है, अरहर, तुअर की दाल, अरहर जिसे कहते हैं, चना है, सोयाबीन है, तिलहन, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा मोटे अनाज भी, और फिर सफोला, अलसी, और इसके अलावा तंबाकू है और खट्टे फल है। इन सभी के जो खेती अगर करनी है तो काली मिट्टी में काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी पैदावार होती है इस काली मिट्टी में। इन सभी की अच्छी पैदावार होती है इस काली मिट्टी में। तो ये थी हमारी काली मिट्टी। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट मिट्टी। तो दोस्तों जो काली मिट्टी जो थी, इन्हें जैसे कि बुंदेलखंड और जो केरल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ इसे करेल भी कहा जाता है। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, केरल वाला गलती से बोला गया तो सॉरी, उसके लिए माफ़ करना। तो जो कि इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र, वहाँ इसे करेल कहा जाता है। करेल नाम से भी जानी जाती है उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो इसके बाद दोस्तों हमारे सामने लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी जो कि है, इसे हम देखते हैं पहले इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन से। ये जो मौसम जो होता है दोस्तों, जो क्रमिक जो परिवर्तन होता है, ठंड आती, बरसात आती, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, इससे जो क्रमिक इसका जो ये क्रम चलता रहता है जलवायु का, तो इसके कारण जो चट्टानें हैं और इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन है, इन सभी के कारण चट्टानों के टूट फूटने से और भारी वर्षा या उच्च तापमान द्वारा जो चट्टान टूटने फूटने से इसलिए लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगर हम देखें जो मिट्टी है जो कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अगर हम राज्य देखें तो राज्य हैं दोस्तों केरल है, पूर्वी घाट है, राजमहल पहाड़ी है, इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट, इसके अलावा पूर्वी घाट की चोटियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल की चोटी। असम में अगर हम देखें तो मेघालय असम में है और मेघालय है, और इसके अलावा मेघालय में गारो घासी जयंतियाँ हैं। ये जितनी भी पहाड़ की जो चोटियाँ हैं इनके आसपास का जो क्षेत्र है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल तो यहाँ पाई जाती है। और अगर दोस्तों सर्वाधिक बात करें तो लेटराइट मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है केरल में। केरल और जो तमिलनाडु है उधर पाई जाती है, जो दक्षिणी क्षेत्र में। और जो मालाबार तट जो है और केरल का वेस्टर्न जो घाट है वहाँ पाई जाती है सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी। और दोस्तों एक
एक फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो उस वो है कि ईंट बनाने की मिट्टी किसे कहते हैं। तो ईंट भी इसी मिट्टी से बनाई जाती है, लेटराइट मिट्टी से, तो उसी का नाम है ईंट बनाने वाली मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी है वो, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं स्वरूप कैसा है इसका, प्रकृति कैसी है। तो ये गीले होने पर दही की तरह कोमल, जो अगर हम दही देखिए एकदम कोमल होता है, तो अगर हम ये जो मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, हम अगर इसे गीली करें, पानी में डालें, तो पानी डालें इस मिट्टी में, तो ये एकदम कोमल हो जाती है। और अगर हम इसे धूप में रख दें, मतलब धूप से जब इसका सारी नमी ख़त्म हो जाती है, तो यह सूखने पर कठोर एवं कड़क हो जाती है, एकदम कठोर हो जाती है। तो ऐसी मिट्टी है, पानी जैसी जाता है इस मिट्टी में तो वह कोमल हो जाती है, कोमल नरम अर्थात लिपलिपी, तो एकदम चिकनी चिकनी सी वैसी हो जाती है। और इसके अलावा जब इसका सारा पानी सूख जाता है तो कठोर कठोर हो जाती है, कड़क एकदम। और यह निक्षालित मृदा है दोस्तों, ये जो मृदा है वो निक्षालित मृदा है। और निक्षालित जो प्रक्रिया कैसी होती है, तो जब वर्षा अधिक होती है तो पहाड़ों की चोटी से सिल्का हट जाता है। जो पहाड़ की जो चोटी पे सिल्का जमा होता है, तो वर्षा के कारण वो सिल्का हट जाता है और धीरे धीरे नीचे आ जाता है, जिससे यहाँ केवल आयरन और एल्यूमिनियम बचता है। जब चट्टान है उसके ऊपर से जब सिल्का हट जाता है तो आयरन और एल्यूमिनियम ही बचता है, और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं, और यह वातावरण में नमी ग्रहण करके जंग का निर्माण करते हैं, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। ये जो मिट्टी है दोस्तों लेटराइट मिट्टी, इसका रंग भी लाल होता है। और इसका रंग लाल कैसे होता है, तो वह होता है जंग के कारण, क्योंकि जब पहाड़ों से जब सिलिका हट जाता है पानी से, जब भारी मात्रा में बारिश होती है तो पहाड़ों से सिलिका हट जाता है, और सिलिका हटने के बाद आयरन और एल्यूमिनियम के कण बचते हैं। तो आयरन आपको पता है कि नमी के कारण आयरन में जंग लग जाती है, तो जंग के कारण इससे मिट्टी का रंग लाल होता है। और ये जो मिट्टी है दोस्तों, इसमें अधिकता होती है लोह और एल्यूमिनियम के कण की। लोहा जो होता है इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम, आयरन के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, इसके अलावा दोस्तों सिल्का, चूना और कार्बन पदार्थ, इन सभी की मात्रा बहुत पाई जाती है इस लेटराइट मिट्टी में। और अगर हम इसमें देखें कि इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, किस पदार्थ की कमी पाई जाती है, तो दोस्तों पदार्थ है नाइट्रोजन, पोटाश, जीवाश्म या ह्यूमस, तो इसकी कमी पाई जाती है। ये सबसे कम उपजाऊ वाली मृदा है। ये जो जितनी भी मृदा है दोस्तों, इन सभी में सबसे कम उपजाऊ वाली मृदा है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। और ये जो मृदा है इसमें कौन कौन सी खेती की जाती है, सबसे कम वाली तो है मृदा, मतलब सबसे कम उपजाऊ तो है, फिर भी इसमें खेती की जाती है। और कौन कौन सी खेती अच्छी होती है इसमें, तो वो है चाय, कॉफ़ी, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, बादाम, बागानी, अगर बागवानी करते हैं वो, और कृषि और मसाले की भी खेती इसमें अच्छी होती है दोस्तों लेटराइट मिट्टी में। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी भी तीन प्रकार की होती है लेटराइट मिट्टी भी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों यह जो मृदा होती है दोस्तों, इस मृदा पर सामान्य वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, क्योंकि वर्षा अधिक होती है तभी जो चट्टानें हैं उसका सिलिका हट जाता है, जिससे इसके बाद उस चट्टान पर क्या बचता है, आयरन और एल्यूमिनियम के कण, जिसके कारण लोहे के कारण मिट्टी भी लाल हो जाती है। यह पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। जो दक्षिण में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है इस पर पाई जाती है मिट्टी। और इसके अलावा हम देखें इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति दोस्तों सूखने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है, और इसी से ईंट भी बनाई जाती है, और गीले होने पर कोमल हो जाती है, जैसे अभी मैंने पढ़ा। इसके अलावा इसमें जो फसल है दोस्तों, फलीदार या दाने वाली फसलें के लिए अच्छी है। और यहाँ दलहनी फसलें भी बोई जाती है इसमें। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके जो प्रकार हैं दोस्तों, वह इसके तीनों प्रकार को देखते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार है लेटराइट मिट्टी के। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो, और अगर इसके अलावा आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और इसके अलावा डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। आपका कोई सा भी टॉपिक हो दोस्तों, जो कि आपका कुछ डाउट हो उसमें, तो आप वो भी हमें सेंड कर सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर में हम जल्द ही वीडियो बना कर लाएंगे आपके सामने एकदम सिंपल वे में। और इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे, जिसके कारण आपको उस जो टॉपिक है उससे संबंधित कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप
आपका जो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसके जो 3 प्रकार हैं लेटराइट मिट्टी के। तो पहला जो कि है हमारे सामने गहरी लाल मिट्टी, मतलब जो गहरी लेटराइट मिट्टी, गहरी लाल जो 3 प्रकार की होती है। इसका रंग तो लाल होता ही है, पर ये जो लाल भी होता है इसके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गहरी लाल मिट्टी, और एक होती है सफ़ेद लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो और एक और होती है भूमिगत जलवायु लेटराइट मिट्टी। तो पहले हम देखते हैं गहरी लाल मिट्टी को। दोस्तों ये जो गहरी लाल मिट्टी होती है इसमें लोह ऑक्साइड और पोटाश की बहुलता होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है पोटाश और लोह ऑक्साइड, जिसके कारण इसका जो रंग होता है लाल हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा इसमें उर्वरता सबसे कम होती है। और अगर इसकी उर्वरता तो कम होती है, अगर हम नीचे भागों में जाएँ, निचले भागों में कृषि की जाती है इस भूमि पर भी, गहरी लाल मिट्टी में भी, गहरी लाल लेटराइट मिट्टी में। और इसके अलावा देखते हैं हम इसका सेकंड की सफ़ेद लेटराइट मिट्टी। दोस्तों ये जो सफ़ेद लेटराइट मिट्टी होती है सबसे कम उर्वरक होती है। ये जो तीनों मिट्टी जो हैं लेटराइट की, जो तीनों हम कह सकते हैं कि जो कि तीनों भागों में बटी हुई है, गहरी लाल है, सफ़ेद लेटराइट है और भूमिगत जलवायु लेटराइट है। इन तीनों में जो सबसे कम उर्वरता होती है वो सफ़ेद लेटराइट मिट्टी की ही होती है। और जो ये सफ़ेद जो इसका रंग होता है दोस्तों, ये केओलिन के कारण होता है। केओलिन जो एक पदार्थ होता है, इसके कारण इसका जो मिट्टी का रंग सफ़ेद होता है। और ये जो दोस्तों सफ़ेद लेटराइट मिट्टी है, यह इसमें मेनली काजू उगाई जाती है। काजू इसमें अच्छी मात्रा में होती है, काजू के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। इसके बाद हम देखते हैं भूमिगत जलवायु लेटराइट मिट्टी। ये काफ़ी उपजाऊ होती है। ये जो तीनों मिट्टी है उन सब में से सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है भूमिगत जलवायु लेटराइट मिट्टी, क्योंकि वर्षा काल में लोहा ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। ये क्योंकि ये क्षारीय होते हैं, और जो क्षारीय प्रकृति के जितने भी जो पदार्थ होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं, और जो अम्लीय जो होते हैं वह जल में अघुलनशील होते हैं। तो जो क्षारीय होते हैं तो यह लोह ऑक्साइड और जो कि है यह जल में घुल जाता है और जल के साथ नीचे चला जाता है, और ये मिट्टी थोड़ी उपजाऊ बनी रहती है। तो लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः चाय की जो खेती है वह की जाती है। इसके अलावा इलायची है, काजू है, इनकी खेती के लिए यह उपयुक्त है। इसके अलावा मुख्यतः इसमें बागवानी की जाती है, बागवानी कृषि की जाती है। तो ये थी लेटराइट मिट्टी। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट मिट्टी जो कि है मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने बताया था आपको, मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ की 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, और मरुस्थल हो जहाँ, जैसे कि ये राजस्थान में, और राजस्थान का जो आसपास का जो क्षेत्र है थोड़ा थोड़ा, जहाँ राजस्थान के जो, ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि अगर एक जगह मरुस्थल है यानी कि इतने क्षेत्र में मरुस्थल है या रेगिस्तान है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसके पास वाले क्षेत्र में यहाँ बिल्कुल ही नहीं होगा। थोड़ा तो होगा, क्योंकि जो हवा चलती है या बारिश होती है इनसे जो मरुस्थल है ये बढ़ता रहता है, तो इससे तो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ तक मरुस्थल पहुँच जाता है। तो जो राजस्थान जो है यह और इसके आसपास का जो क्षेत्र है थोड़ा थोड़ा सभी राज्यों का, तो वहाँ जो है वहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। तो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण दोस्तों इसका, यह उच्च तापमान के कारण, जब ग्रीष्म में जैसे कि आपको पता है रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है, वहाँ तापमान सर्वाधिक होता है। जो अन्य जगह होती है उनके अनुसार जो सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, वह रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है। तो उच्च तापमान के कारण चट्टानों को टूटने फूटने से, जब ये तापमान उच्च होगा तो चट्टानें भी ज़्यादा टूटे फूटेगी। और इसके अलावा, ठीक है, तो ये जो उच्च तापमान के कारण जो चट्टानें जो टूटती फूटती हैं, उनके कारण जो मिट्टी का निर्माण होता है वो होती है मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। यह बलुई या बालू मिट्टी होती है। ये मिट्टी जो है बंजरी और बलुई मिट्टी होती है, ठीक है। यह कभी कभी यह बलुई से बंजरी मृदा के बीच होती है, ना बंजरी मृदा ना बलुई मृदा, इन दोनों के बीच की जो होती है, मतलब दोनों को जो मिक्स होती है वो होती है कभी कभी, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें तो इसमें कमी काई की पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें जीवाश्म जो कि है जैव पदार्थ होता है, जो कि ह्यूमस कह सकते हैं हम इसे, इसकी कमी होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ, इन सभी की कमी होती है। दोस्तों एक हम आपको बात बताएं कि जो अगर किसी भी मृदा में हमें नाइट्रोजन की कमी है, और अगर हम उस मृदा में हमको नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी है, तो उसमें मटर की जो आती है, खेती की जाती है, मटर की फसल की जाती है, तो अगर उसे बोते हैं तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी फसल के उपयोग से मिट्टी में हम कह सकते हैं कि
नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, तो वो है मटर। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखें अधिकता काय की होती है, तो मरुस्थल जो मिट्टी होती है मृदा, इसमें अधिक जो पाए जाते हैं घुलनशील लवण होते हैं, फास्फोरस होता है। इसके अलावा लोहा होता है और नमी की कमी होती है, क्योंकि वैसे ये मरुस्थलीय मिट्टी, वहाँ वर्षा तो कमी होती है 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम, तो वहाँ काफ़ी शुष्क होती है और नमी की कमी होती है। इसमें जो दोस्तों फसल है दोस्तों, ये ज्वार है, बाजरा है, इसके अलावा मोटे अनाज हैं, सरसों है, इनकी खेती की जाती है मरुस्थलीय मृदा में, ठीक है, और इनकी खेती अच्छी होती है इसमें। अगर इसके अलावा हम बात की जाए राज्य विस्तार, कौन से राज्यों में फैली हुई है, तो जैसा कि भी हमने आपको बताया राजस्थान का जो थार क्षेत्र है, थार का जो इसका मरुस्थल है वहाँ पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ में, ठीक है, और इसके अलावा क्षेत्र जो हम देखें, ये तो था राज्य विस्तार। और अगर हम क्षेत्र देखें कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये वो है दोस्तों राजस्थान के अरावली के पश्चिम में, राजस्थान में जो पूरी अरावली जो पहाड़ी है उसके पश्चिमी साइड। इसके अलावा उत्तरी गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ वाला जो क्षेत्र है गुजरात में वह, और इसके अलावा हरियाणा का पश्चिमी भाग, पंजाब का दक्षिणी भाग, कुल मिलाकर जो राजस्थान जो है दोस्तों उसके आसपास का क्षेत्र, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। इसके बाद हम दोस्तों मैप में भी देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो अभी हम देखेंगे लास्ट में, पहले हम इन सारी मिट्टियों को कवर करते हैं कि कौन सी मिट्टी में क्या है, फुल डिटेल से देखते हैं पहले, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और इतने अगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसी प्रकार हमने सारी वीडियो, जितने भी इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हमने फुल डिटेल से पढ़ाया है, ताकि आपका एग्जाम में से कोई सा भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे जो हमारा चैनल है द रियल स्टडी सर्कल, इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के अनुसार। तो इसके बाद देखते हैं हम जो नेक्स्ट जो हमारे सामने मिट्टी है वो है पर्वतीय या वनी मृदा। दोस्तों वनी मृदा ये नवीन व अविकसित मृदा है, सबसे नई मृदा है और अविकसित है, अभी पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हुई है, अविकसित ही है। तो इसका जो राज्य हम देखेंगे कौन कौन से राज्य में फैली हुई है, तो वह जो राज्य है दोस्तों, पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ जिसकी पर्वतीय मिट्टी, जहाँ पर्वत होते हैं दोस्तों वहीं ये मिट्टी पाई जाती है, पर्वत के कारण बनती है, पर्वतों के टूट फूटने के कारण, अपरदन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो राज्य जो है इसका जम्मू कश्मीर, जो कि हिमालय है, वह वहाँ से अपरदन होगा तो वो मिट्टी जो है हिमालय के सारे नीचे आएगी, और वो जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ मिट्टी एकत्र होगी और वहीं यह क्षेत्र होगा। जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो चारों राज्य, ये पूरे चारों राज्य वहीं हिमालय के साइड में, मतलब हिमालय के जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, हम कह सकते हैं जो शिवालिक हिमालय उसके पास जो बसे हुए हैं। तो जैसे ही कुछ अपरदन होता है जो हिमालय का, तो वह आता है जो इन्हीं राज्यों में आता है सबसे पहले। तो इसके जो आसपास के जो क्षेत्र है राज्यों का, यहीं पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो दक्षिण में तमिलनाडु है, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, और अगर हम देखें मणिपुर में भी गारो खासी जयंतियाँ हैं, तो वहाँ भी है। मणिपुर का जो क्षेत्र है वहाँ जो गारो खासी जयंतिया के जो पहाड़ी के जो आसपास का जितना भी क्षेत्र है, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। और इसके अलावा हम हिमालय, जो कि हिमालय का जो जितना भी क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी इन राज्य विस्तार है। और अगर हम देखें हम पर्वतीय मिट्टी में किस चीज़ की, मतलब किस पदार्थ की अधिकता होती है, तो होती है जीवाश्म या ह्यूमस। तो एक है हमारे सामने काली मिट्टी, उसमें भी ह्यूमस की, जीवाश्म की जो प्रचुरता होती है। इसके बाद है सेकंड मिट्टी जो कि पर्वतीय मिट्टी, इसमें जीवाश्म की अधिकता होती है। और अगर हम देखें कि इसमें अभाव का किस पदार्थ का होता है, तो दोस्तों अभाव इसमें होता है पोटाश का, चूने का और फास्फोरस का। इन तीनों का इसमें अभाव पाया जाता है इस मिट्टी में। और अगर हम इसमें देखें कि इसमें कौन सी जो फसल है वो बोई जानी चाहिए, ताकि जो कि फसल अच्छी हो, तो ज़्यादा पैदावार हो, तो जो फसल है वो है चाय, कहवा
मसाले हैं। इसके अलावा सेवफल, आलू, ये थोड़ा गलत लिखा गया, आलू, इसके अलावा नाशपाती, ये सभी जो दोस्तों ये जो खेती की जाए इनकी, तो इन खेती के लिए पर्वतीय मिट्टी उपयुक्त है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका स्वभाव कैसा होता है। तो दोस्तों ये जो मिट्टी जो होती है ये अम्लीय होती है, अम्लीय मिट्टी होती है ये, क्योंकि जब पर्वत से कुछ क्षारीय जो पदार्थ भी होते हैं, पर जब बारिश होती है तो उसके साथ में जो क्षारीय पदार्थ घुलनशील होते हैं पानी में, तो वह जल में घुलने के कारण वह इस मृदा से हट जाते हैं और यह अम्लीय हो जाती है, और यह मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। जो अपरदन इस मृदा में काफ़ी होता है। तो इसके अलावा भी हम देखेंगे अभी दोस्तों कि जो मृदा जो है जो कि यह क्षारीय से हुई है, या जो समुद्र है दोस्तों, यह पहले खारा नहीं था, ये धीरे धीरे खारा हुआ है, और कैसे हुआ है इसके बारे में भी हम भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट मिट्टी कौन सी है। तो नेक्स्ट है हमारे सामने दोस्तों पीठ मृदा। पीठ मृदा जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इसका निर्माण नम जलवायु में सड़ी गली वनस्पति द्वारा होता है। जो क्षेत्र होता है यहाँ वनस्पति है, पत्ते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, यह वहाँ सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और उसके कारण ये जो मृदा होता है इसका निर्माण होता है। और इसका जो राज्य विस्तार देखें हम कि कौन से राज्य में इसका जो विस्तार है इस मृदा का, तो जो मेनली राज्य है दोस्तों वह तमिलनाडु, केरल, ये इन दोनों के जो गीले क्षेत्र हैं जहाँ अधिकतर पानी भरा रहता है या नमी ज़्यादा होती है उस क्षेत्र में, तो वहाँ यह पाई जाती मृदा जहाँ वनस्पति सड़ जाती है। और अगर हम इसमें देखें कि कौन सी जो क्षेत्र इसमें पदार्थ है जो कि इसमें ज़्यादा होता है, तो किस पदार्थ की प्रचुरता होती है, तो दोस्तों वो है जैव पदार्थ, यानी कि जीवाश्म और घुलनशील लवण, इन दोनों की प्रचुर मात्रा होती है। और अगर इसके अलावा हम देखें कि इसमें किस पदार्थ की कमी होती है, तो वह है पोटाश, सल्फेट और फास्फोरस। तो पोटाश, सल्फेट और फास्फोरस की इस मृदा में कमी होती है, पीठ मृदा में। और इसका रंग दोस्तों ये होता है, काला रंग होता है इसका। पीठ मृदा जो है इसका रंग काला होता है। ये भारी मृदा होती है, इसे भारी मृदा भी कहते हैं। और इसका स्वभाव होता है दोस्तों अम्लीय, और ये बहुत कम उपजाऊ होती है, क्योंकि यह जो वनस्पति होती है इसमें सड़ जाती है, तो कुछ पनप नहीं पाता इसमें, तो ये बहुत कम उपजाऊ होती है। ये दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि जो क्षेत्र है वहाँ पानी भरेगा और वनस्पति सड़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ दलदल तो बनना ही है, तो जो दलदल जो बन जाता है वही जो क्षेत्र है वही इसमें काउंट किया जाता है पीठ मृदा में। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट मृदा जो कि हमारे सामने दलदली मृदा। तो दोस्तों पीठ मृदा अलग है और दलदली मृदा अलग है, तो आप इन दोनों को एक मत समझिएगा। तो देखते हैं दलदली मृदा। दलदली मृदा में क्या है, तो दलदली मृदा जो कि है इसका जो अन्य नाम है दोस्तों मार्शी मृदा, दलदली या मार्शी मृदा। यह दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, जो क्षेत्र होता है दलदल वाला वहाँ पाई जाती है। अगर हम देखें इसका राज्य विस्तार के कौन कौन से राज्य में फैली हुई है, तो वो राज्य है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा का जो राज्य है वहाँ काफ़ी पानी, जो चिल्का लेके उसके आसपास भी काफ़ी पानी पाया जाता है, और वहाँ जो वनस्पति भी सड़ जाती है। और इसका जो निर्माण दोस्तों होता है, मिट्टी होती है दोस्तों, तो और मिट्टी के अंदर जब पानी जाता है तो पानी बाहर नहीं अगर जो पानी ज़्यादा मात्रा में चल जाता है तो बाहर नहीं आ पाता है, और जो मिट्टी जो होती है उसके अंदर तक मतलब कह सकते हैं हम कि वायु नहीं पहुँच पाती है। जब वायु नहीं जाएगी तो मिट्टी सड़ने लग जाती है, और जो सड़ने के बाद ये दलदल बन जाता है, और जो दलदल जो होता है उसी दलदली क्षेत्र को हम दलदल मृदा या मार्शी मृदा कहते हैं। तो ये जो राज्य है उड़ीसा है, सुंदरवन वाला जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में वह है। इसके अलावा उत्तर बिहार है, और तमिलनाडु के मध्यवर्ती भाग है तमिलनाडु है। इसके अलावा उत्तराखंड के अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र है वह है उत्तराखंड का, और केरल के अलेप्पी जो क्षेत्र है वह वाला क्षेत्र। इसके अलावा महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी के किनारे जो क्षेत्र है उन सभी को काउंट किया जाता है दलदली मृदा में। और इसके अलावा भी हम कहते हैं कच्छकरण दोस्तों यह गुजरात में पड़ता है, तो वह भी दलदली मृदा पाई जाती है वहाँ भी।
क्योंकि वहाँ जो नदी है लूनी नदी वो राजस्थान से होते हुए आके जो कच्छ गिरण में ही समाप्त हो जाती है, यानी कि ये जो दलदली जो क्षेत्र है वहीं वो वहीं रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती और वो वहीं दलदल बना लेती है। तो वह जो क्षेत्र है कच्छकरण वो भी इसमें काउंट किया जाता है। इसके अलावा महानदी डेल्टा, कोट्टयम और अलाप्पुझा झील है चूँकि तमिलनाडु का जो है वहाँ जो पाया जाता है पूरा। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं यहाँ दलदली मृदा पाई जाती है दोस्तों। और इसका निर्माण जैसे कि भी हमने आपको बताया, इसका निर्माण मिट्टी में पानी फंसने पर और वायु सही तरीके से न पहुँचने पर बनता है, वनस्पति सड़ने से। ठीक है। और इसका जो रंग होता है दोस्तों इसका नीला होता है, एकदम डार्क नीला जो होते हैं इसका रंग होता है दलदली मृदा का। और ये जो नीला रंग जो होता है दोस्तों इसका फेरस आयरन के कारण होता है। नीला रंग इसका फेरस आयरन के कारण होता है दलदली मृदा का। और इसका स्वभाव दोस्तों होता है अम्लीय। यह जो मृदा होती है अम्लीय होती है। और इसके बाद देखते हैं हम इसमें किस पदार्थ की अधिकता होती है। तो इसमें अधिकता जो होती है दोस्तों कार्बन पदार्थ जो होता है उसमें इस जो मृदा में 40 से 50% इसमें कार्बन पदार्थ होता है, यानी कि सर्वाधिक अधिकता होती है कार्बन पदार्थ की दलदली मृदा में, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा हम देखें फसल, जो फसल होती है इसमें कौन कौन सी दोस्तों, जो जब दलदली क्षेत्र जो है, और आपको पता ही है जो इस क्षेत्र में वो सुंदरवन वाला भी क्षेत्र है, तो सुंदरवन में कौन सी पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति जो है इसका प्रमुख वो है, मतलब कह सकते हैं मैंग्रोव वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है इसमें। और ये उड़ीसा के भितरकनिका, चिल्का, गुजरात के कच्छ में पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति। और सुंदरवन में तो सुंदरवन क्षेत्र वो वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो नाम है, नाम देखते हैं। इसका एक तो नाम है दलदली मृदा या मार्शी मृदा। इसके अलावा केरल में इसे कारी कहा जाता है। तो केरल में अगर हम जाएंगे केरल साइड तो उसका जो नाम है दलदली मृदा का, इसे वहाँ कारी कहा जाता है। इसके अलावा हमने देख लिया इसमें अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थ की, और इसमें कमी होती है दोस्तों फास्फेट और पोटाश। ये जो दो पदार्थ है फास्फेट और पोटाश, इन दोनों की जो कमी होती है इस मृदा में होती है, दलदली मृदा में। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट मृदा। तो नेक्स्ट जो कि हमारे सामने मृदा है दोस्तों लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो समुद्र कैसे खरा हुआ और जो मृदा है वो कैसे खरी हुई। ठीक है, तो हम देखते हैं इस मृदा को। तो पहले हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसी निर्माण में हम पढ़ेंगे लवणीय एवं क्षारीय मृदा में। यह मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ नहर से बहुत अधिक सिंचाई की जाती है। दोस्तों जहाँ नहर से ज़्यादा सिंचाई की जाती है वहाँ यह लवणीय क्षारीय मृदा पाई जाती है। पहले यह मृदा भारत में नहीं थी। जब पहले जो खेती की जाती थी वह कुएं और इनसे की जाती थी, या तो जब यह जो मृदा है वह यहाँ भारत में नहीं पाई जाती थी। जैसे जैसे हम कहे जाए कि जैसे जैसे नहर का प्रयोग बढ़ता गया भारत में, वैसे वैसे मृदा यह बढ़ती गई लवणीय मृदा। जब भी जो हमको पता है जैसे कि जब भी मृदा नदी जो आती है पहाड़ों से, तो पहाड़ों को काटकर साथ में अपने साथ चट्टानें लाती है। तो जब पहाड़ों को काटकर जो लाती है उसके साथ में वो खार भी लाती है, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो खार जो होता है वो साथ में लाती है। तो यह धीरे धीरे अपने नदी के साथ में आता है, और जब हम बांध बनाते हैं तो वहाँ रुक जाता है। और उसके बाद जब हम बांध में से नहर निकालते हैं तो वही पानी नदी का सब उसी पानी से खेतों में सिंचाई की जाती है। और जब सिंचाई की जाती है उस पानी से, तो वो खार जो होता है वो खेतों में जमता है और मिट्टी पे जमता है, और जो मिट्टी होती है वह क्षारीय या लवणीय हो जाती है। इसकी वजह से समुद्र भी खारा होता है। जो नदी जो अपने साथ में जो पानी लाती है वह आती है साथ में खार लेके आती है, वही नदी समुद्र में जाकर वापस मिल जाती है। तो जो खार होता है चट्टानों को दोस्तों, और साथ में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं साथ में जो नदी के साथ में आते हैं वह सभी समुद्र में मिल जाते हैं, और यही क्रम चलता रहता है। तो समुद्र में से वापस पानी जब वाष्पीकरण होता है तो केवल पानी पानी जाता है। तो और जो जितना भी खार है और जो हम कह सकते हैं कि जो लवण है, बाकी जो लवणीय पदार्थ है वह समुद्र में ही रह जाते हैं। और वापस यह जो बादल से पानी वापस गिरता है राज्यों में, और वहाँ से और पहाड़ों पे गिरता है, तो वहाँ से जो वापस नदी जो आती है उसके साथ में अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके यह साइकिल चलती रही, और इसी की वजह से हमारे जो समुद्र है वह पूरा खारा हो गया। तो आज आपको पता चल ही गया कि
समुद्र खारा कैसे हुआ। तो इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। और देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है, हमने देखा भी साथ ही साथ पहले मृदा भारत में नहीं थी, साथ ही साथ नदी अपर्दन के साथ नदी अपने साथ खार लाती है और धीरे धीरे आसपास की मृदा पर लाकर जमा करके इसे जमा करती है। जैसे धीरे धीरे जब नदी आती है उसके साथ में खार आता है, वो खार मृदा पर जमता है और मृदा लवणीय या क्षारीय होती है। प्रारंभ में समुद्र भी खारा नहीं था, नदी पहाड़ से निकलती है और यह चट्टानों को काटती हुई अपने साथ मृदा में लवण लाती है, और जिससे धीरे धीरे समुद्र खारा हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इससे आप ध्यान रखिएगा। वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, पर कुछ जो कॉमन सेंस की बात जो होती है, तो आज आपको कुछ नया सीखने को मिला। तो इसके बाद देखते हैं हम, ये जो मिट्टी है लवणीय या क्षारीय मिट्टी, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो पहले हम देखते हैं राज्य। तो दोस्तों पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये दोस्तों ये जितने भी राज्य हैं यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जो सिंचाई की जाती है उसे नहर से। तो और इसके अलावा इनका जो बिहार का जो क्षेत्र है जहाँ नहर से अधिक सिंचाई की जाती है वहाँ पाई जाती है लवणीय क्षारीय मृदा। इसके अलावा केरल का तट है, जो केरल का जो तट है वहाँ भी पाई जाती है। इसके अलावा सुंदरवन वाला क्षेत्र है, जो समुद्र के जो दोस्तों आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ भी यही मृदा पाई जाती है। क्योंकि जो समुद्र है, जैसे कि हमने बताया आपको, जो समुद्र भी खारा हो चुका है नदियों के कारण। जब समुद्र खारा हो चुका है तो जब भी जैसे ज्वार भाटे जो आते हैं समुद्र से, तो ज्वार यानी कि जो सामान्य मात्रा से 20% अधिक जो लहर ऊपर जो उठती है, उसके बाद जो आती है हमारे तट पर, तो वो अपना जितना भी खार होती है मृदा में जम जाता है और पानी चला जाता है। तो इस प्रकार मृदा भी जो समुद्र के जो तट होते हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है वह भी खारा हो गया। तो मतलब जो जितने भी केरल है और तमिलनाडु, इनके आसपास का जो क्षेत्र है समुद्री तट, वो भी खारे हैं। और इसके बाद देखते हैं ये जो हुआ है खारा किस क्रिया से हुआ है। तो इस क्रिया में कोशिका क्रिया, इस क्रिया में पानी से नमक धीरे धीरे मिट्टी पर जमता है। जो पानी जो होता है तो उससे जो नमक है धीरे धीरे मिट्टी पर जम जाता है और पानी मिट्टी सोख लेती है। तो पानी तो सूख जाता है मिट्टी सोख लेती है पानी को, और जो नमक होता है, जो लवण पदार्थ जो होते हैं वह मृदा सोख लेती है। तो जिससे मृदा में लवणीय पदार्थ घुल जाते हैं और लवणीय में हो जाती है मृदा भी। जब पानी बहता है तो वह समान स्तर पर रहने की कोशिश करता है। तो जब भी पानी बहता है दोस्तों, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऊंचा बह रहा है 10 फीट ऊंचा, कहीं गड्ढे में जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब भी पानी बहता है तो समान स्तर में बहता है। जैसे बाढ़ आती है तो दोस्तों आप देखते हैं कि एक जगह तो ऐसा ही नहीं कि पड़ोस के घर में अगर पानी आया है तो हमारे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बाढ़ जो आती है या पानी जो बहता है समान स्तर पर बहता है। मिट्टी में छोटे छोटे अनंत केशनली होती है, मिट्टी में जो बारीक बारीक जो दरारें होती है, जो केशनली होती है, जिससे पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है पर पानी चढ़ता है और मिट्टी पर लवण जम जाते हैं। इस क्रिया द्वारा मृदा पर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो तीनों जो पदार्थ हैं यह जम जाते हैं। कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम आदि के सल्फेट जमते हैं, इससे मृदा लवणीय हो जाती है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं जो मृदा जो है इसमें किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों ये जो इसमें अधिकता होती है सोडियम की, सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम सल्फेट है, तो इनकी अधिकता होती है। और इसके अलावा हम देखें इसमें किस चीज़ की कमी होती है, यानी कि अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें नाइट्रोजन और चूने का अभाव पाया जाता है। और इसके अगर हम अन्य नाम देखें लवणीय क्षारीय मृदा के, तो अन्य नाम है इसके रेह, कल्लर, उसर, राथड़, थूर, चौपन और राकर, ये सभी इसके अन्य नाम हैं। इन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो और इसके बाद हम देखते हैं मृदा को ठीक करने के उपाय। ये जो मृदा है इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो मृदा को ठीक करना, जो सिंचाई जो है उसे नियंत्रित करना चाहिए। जो सिंचाई जो हम करते हैं सिंचाई से खेती, उसे सिंचाई से खेती दोस्तों क्या, नहर से जो खेती की जाती है, नहर से जो खेती की जाती है दोस्तों उसे नियंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा कम नहरों द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए, या इसके अलावा
अन्य स्रोतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कुआं है, ट्यूबवेल है। इसके अलावा जो इनका उपयोग किया जाना चाहिए जिससे मृदा ठीक रहे। और चूना, जिप्सम और पाइराइट्स जो है इन्हें मिलाना चाहिए, जिससे ये कम होती है। जो मृदा जो है इसे अम्लीय क्षारीय से रोका जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं फसल। ये जो मृदा होती है लवणीय क्षारीय मृदा, इसमें कौन कौन सी फसल बोई जानी चाहिए या बोई जाती है। तो दोस्तों इसमें जो है गन्ना है, अमरूद है। इसके अलावा दोस्तों आंवला, फालसा, जामुन, धान, और इसके अलावा नारियल है, ताड़ का जो वृक्ष है। इन सभी को इसमें जो खेती अच्छी की होती है इन फसलों की, ये जो मृदा होती है लवणीय क्षारीय मृदा, इसमें इन सभी फसलों की अच्छी खेती होती है और ताड़ के वृक्ष भी बहुत उगते हैं। इसके अलावा हम देखें निर्माण। समुद्री तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय समुद्र का पानी आसपास फैल जाता है। जो समुद्र से जो ऊंची ऊंची लहरें आती है, ज्वार आता है, इससे जो पानी जो होता है आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे इस मृदा का निर्माण होता है। तो इसके अलावा हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी फसल जो है हमें बोई जानी चाहिए, जैसे कि गन्ना और ये थी। इसके अलावा नंबर 1 पर आती है फलीदार फसलें, दाने फसलें, इन्हें बोई जानी चाहिए, इसके लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा मूंगफली है, मटर है और दलहन जो फसलें हैं, मोटे अनाज, और ये बोई जानी चाहिए। इसमें तो वह इसमें जितनी भी फसलें ये इसमें जो कि मृदा है लवणीय क्षारीय मृदा, इसमें अच्छी होती हैं, उपज अच्छी होती है इसकी, इन फसलों की। तो ये थी लवणीय और क्षारीय मृदा। इसके बाद हम देखते हैं, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों कि मृदा की जो संरचना कैसे हो, मतलब जो मृदा की जो संरचना में जो घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं। मृदा की संरचना या संगठन में शामिल पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं। पहला आता है खनिज पदार्थ। जो दोस्तों खनिज पदार्थ यानी कि जो फास्फोरस है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये जो होती है मृदा में 40 से 45% पाए जाते हैं। और इसके बाद हम देखें मृदा में वायु, जो अगर हम थोड़ी सी अगर मृदा उसमें खनिज जो पाए जाते हैं 40 से 45% पाए जाते हैं। वायु 25% पाई जाती है, लगभग 25%। इसके अलावा जल 25% पाया जाता है। दोस्तों लगभग लिखा एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमस कार्बोनेट जो पदार्थ होते हैं, यौगिक पदार्थ, वो 5 से 10% पाए जाते हैं। तो इन सभी के जो ये सभी पदार्थ हैं, इन सभी के संयुक्त रूप से मृदा का निर्माण होता है इन सभी से। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट बातें करते हैं इसके बाद। तो जैसे कि हमने आपको बताया, नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए एक तो यूरिया भी है। यूरिया जो कि उर्वरक है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। या अगर यूरिया का प्रयोग ना करें तो मटर की खेती की जानी चाहिए। मटर की खेती और यूरिया से जो मृदा जो है उसमें नाइट्रोजन की कमी को दूर किया जा सकता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं लेटराइट मृदा में बहुलता। लेटराइट मृदा में कौन सी जो पदार्थ है काफ़ी पाए जाते हैं मात्रा में, तो वह लोहा और सिलिका। ये लोहा और सिलिका जो कि है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद है चूना। दोस्तों चूना मिलाकर लाल मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है। और जो चाय और कॉफ़ी जो है, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त है लेटराइट मिट्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और सफ़ेद लेटराइट में काजू अधिकतर बोई जाती है। और इसके अलावा कण के आधार पर हम मिट्टी देखें दोस्तों, तो वो है, पहले आती है हमारे सामने चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी एकदम पाउडर तरह की, मतलब हम कह सकते हैं कि जो उसके जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, जिससे अगर पानी जाने पर इस मिट्टी में एकदम चिकनी हो जाती है। इसके बाद है गाद मिट्टी। और फिर आता है बारीक बालू होती है। इसके बाद आती है मोटी बालू। और फिर आती है लास्ट में शिला या बंजर मिट्टी। तो ये है हमारे से कण के आधार पर हम मिट्टी देखें तो 5 प्रकार की होती है। और इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि, सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि दोस्तों गुजरात में है। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में लवणीय भूमि कहाँ पाई जाती है, तो जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा लवणीय पाई जाती है, क्योंकि जो गुजरात का एक मतलब तट भी है गुजरात में, तो बहुत सारे तट हैं। तो जो गुजरात का जितने भी तट हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पूरी जो मिट्टी पाई जाती है वो लवणीय मिट्टी ही पाई जाती है।
और किस मृदा का अपरदन के कारण चंबल में गड्ढे बने हैं। तो दोस्तों जो मृदा अपरदन होता है इसे जो भूमि में जो अपरदन होता है इससे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, उसे कहते हैं। किस अपरदन के कारण बना है तो वो है शीट अपरदन के कारण, शीट या आस्टर शीट या आस्टर अपरदन के कारण ये चंबल जो है मृदा में अपरदन के कारण चंबल में बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। इसके अलावा हम देखिए कौन सी मृदा लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो लेटराइट जो मिट्टी इसमें जो लोहे की अतिरेक यानी कि लोहे की बहुत अधिक मात्रा होती है जिस कारण ये अनुर्वर होता जा रहा है। और इसके अलावा हम देखें तो लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम है। तो लेटराइट मिट्टी जो है किस मिट्टी से बनती है, तो जो काली मिट्टी जो उसी का परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी है। और इसके बाद हम देखते हैं जो कि जलोढ़ मिट्टी में अगर दोस्तों बालू के कण और चीका अगर जलोढ़ मिट्टी मिला जाते हैं तो वो दोमट मिट्टी बन जाती है। तो दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी कोई अलग नहीं है, बस नाम परिवर्तन है, बस इसमें कुछ जो दो पदार्थ की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में अगर बालू के कण और चीका अगर मिलाया जाए तो दोमट मिट्टी बन जाती है। इसके अलावा सबसे कम उर्वरता की आवश्यकता किसे होती है। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी, तो ये काफ़ी उर्वरता शक्ति होती है जलोढ़ मिट्टी में, इसे सबसे कम उर्वरता की आवश्यकता होती है। और पहले हम देखते हैं काली मिट्टी दोस्तों किस क्षेत्र में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों हमने देखा था महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद आता है गुजरात और उसके बाद आता है वेस्टर्न एमपी यानी कि पश्चिमी एमपी के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, गुजरात में, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसके बाद हम देखें तो वो है लाल मिट्टी। तो दोस्तों लाल मिट्टी जो है पहले जो सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है वो है तमिलनाडु में, और फिर आता है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश और फिर पहले पर है तमिलनाडु। लाल मिट्टी सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तरी भारत का मैदान में। उत्तरी भारत में जो मैदान है वह पूरा जलोढ़ मिट्टी कारण ही बना है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे सर्वाधिक पाई जाती है उत्तरी भारत मैदान में। इसके अलावा आता है लेटराइट मिट्टी दोस्तों मालाबार जो तट है केरल का, वह सबसे ज़्यादा पाई जाती है वहीं लेटराइट मिट्टी। जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है मृदा अम्लीय होती है, और वर्षा कम होने पर वह क्षारीय होती है। जैसा कि भी हमने आपको बताया था कि जो क्षारीय जो पदार्थ होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। तो जहाँ भी ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ जल के साथ जो क्षारीय पदार्थ जो है घुलनशील होते हैं, तो घुलकर जल के साथ बाहर निकल जाते हैं और मृदा अम्लीय हो जाती है। और जहाँ जैसे कि वर्षा कम होती है वहाँ क्षारीय पदार्थ वह जो कि मिट्टी में ही जमे रहते हैं और निकलते नहीं हैं, इसकी वजह से मिट्टी क्षारीय होती है। तो इसका देखते हैं नेक्स्ट जो कि हमारे सामने मृदा हम देखते हैं किस जो कि पदार्थ है इससे अम्लीय होती है और किस पदार्थ से क्षारीय होती है। दोस्तों अगर मृदा में कोई सी भी मिट्टी है, अगर उसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और फेरस इन सभी की मात्रा अधिक पाई जाती है तो वह मिट्टी अम्लीय होती है। और इसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, अगर इन चारों की मात्रा अगर किसी में पाई जाती है ज़्यादा तो वो मिट्टी क्षारीय होती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और अगर कोई सा भी अगर काफ़ी सिंपल वे में याद कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मृदा को याद कर सकते हैं कौन सी मृदा है अम्लीय और कौन सी क्षारीय है। तो आप अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आए कि कौन सी इसमें पदार्थ अधिक है कौन सी नहीं है, तो अगर अम्लीय मृदा है तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होगी। और अगर हमने याद करेगा क्षारीय मृदा है तो उसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और फेरस की कमी होगी। तो आप इतना से याद कर सकते हैं कि कौन सी मृदा अम्लीय और कौन सी क्षारीय है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया क्षारीय जो है जल में घुलनशील होते हैं, अम्लीय पदार्थ जल में अघुलनशील होते हैं। और इसके बाद है दोस्तों ज़्यादा बारिश होने से क्षारीय तत्व जल में घुल जाते हैं और बह जाते हैं, जिससे अधिक वर्षा के स्थान वाले जो होते हैं अधिक जहाँ वर्षा स्थान ज़्यादा होते हैं वह केवल अम्लीय प्रकृति की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है अभी,
और अभी देखते हैं हम थोड़ी और बड़ी होगी, क्योंकि अभी हमको पूरे जो मैप से पढ़ना बाकी है, मैप से भी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ इसके इम्पोर्टेंट इन्हें सभी को एक लिस्ट में देखेंगे। तो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ लेटराइट मृदा मिलती है। क्योंकि वर्षा अधिक होगी तो जो पहाड़ जो मतलब हम कह सकते हैं चट्टानों पे से सिलिका हट जाएगा, और उसकी वजह से आयरन और एल्यूमिनियम के कण जो रहते हैं उस पर लोहे के कारण जंग लग जाएगी, और उससे मृदा का निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी का। तो इसके बाद देखते हैं हम पर्वतों की मृदा। तो पर्वतों की मृदा कैसी होती है? वह कमज़ोर व उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है दोस्तों। पहाड़ की जो मृदा होती है पर्वतों की, वह कम उपजाऊ होती है। तो इसके बाद देखते हैं हम कुछ और नेक्स्ट फैक्ट। तो दोस्तों अगर हम देखें कि कौन कौन सी मृदा उपजाऊ नहीं होती है, तो सबसे पहले आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होती है बहुत कम उपजाऊ होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। और उसके बाद आता है पर्वतीय मृदा। ये दोनों जो मिट्टी है दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा कम उपजाऊ होती है, उपजाऊ नहीं होती, ऐसा मान सकते हैं, ना के बराबर होती है। और इसके बाद देखते हैं हम उर्वरता के लिए मृदा का हल्का सा क्षारीय या ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ होना आवश्यक है। अगर मृदा में हल्का सा भी अगर क्षारीय या ह्यूमस पदार्थ होते हैं तो उसमें उर्वरता की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, उर्वरता होती है उसमें। और इसका एक और फैक्ट है दोस्तों, विश्व सोल दिवस यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 दिसंबर। तो इसका आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार डेट आती है कि कौन से डेट पे कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस तो होता है 5 दिसंबर। तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा लास्ट जो है करेवा मिट्टी दोस्तों उधर हमारी रह गई थी, तो इसे हमने लास्ट में डाल दिया है। तो कश्मीर की घाटियों और बदरवाह घाटियों में पाई जाने वाली अवक्षेप है, जो कि ओनली केवल जम्मू कश्मीर में मिलती है। यह एक ऐसी एकमात्र मिट्टी करेवा मिट्टी जो कि पूरे देश में केवल जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, और कहीं नहीं मिलेगी आपको करेवा मिट्टी। तो इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा मैप से। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बाद देखेंगे हम मैप से। तो पहले देखते हैं हम कुछ इसके क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कि पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? जो अगर हम पूरे सभी मृदा को देखें तो भारतीय मृदा में यानी कि जितनी भी मृदा है, काली है, दोमट है, कचारी है, इसके अलावा जो लेटराइट है, इन सभी की बात करें तो जो कॉमन है, जो तत्व जो कि सभी मृदाओं में नहीं पाया जाता है, वह जस्ता। इसकी बहुत सूक्ष्म तत्वों की मात्रा पाई जाती है, या बहुत कम पाई जाती है, या नहीं पाई जाती है। तो जस्ता जो कि एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो कि सब में कॉमन है, जो कि कम पाई जाती है। इसके अलावा कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दोस्तों अभी हमने जैसे कि पढ़ा, मटर जो ऐसा फसल है जिसकी खेती करने से मृदा में नाइट्रोजन की काफ़ी मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि भारत का भूमि की उर्वरता। दोस्तों भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दोस्तों उड़द जो कि फसल है यानी कि जो दाल है, अगर इसको उगाते हैं तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा हिमालय की मिट्टियों में किसका अभाव रहता है? हिमालय की जो मिट्टी है दोस्तों, ह्यूमस का अभाव रहता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है, और वहाँ कुछ जो जैसे कि जो वनस्पति वहाँ सड़ती नहीं है। जब तक वह वनस्पति सड़ेगी नहीं, जब तक ह्यूमस नहीं बनता है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, ह्यूमस हिमालय की मिट्टी में नहीं पाया जाता है। पौधे को जल सर्वाधिक किस मिट्टी में मिलता है? तो जो पौधा जो है उसमें जल की मात्रा कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में, क्योंकि इसके जो कण होते हैं बारीक बारीक होते हैं, एकदम बहुत बारीक होते हैं, और जो जल जो होता है उसे ज़्यादा देर तक संग्रहण करके रखते हैं, जिसकी वजह से यह सर्वाधिक जल किस मिट्टी में मिलता है? तो वो है चिकनी मिट्टी में पौधों को। किस मिट्टी में जल का आवागमन कम होता है? वही चिकनी मिट्टी सर्वाधिक, जो कि जब तक जल क्योंकि इसमें से जल जो कि बहुत कम मात्रा में आवागमन होता है, इसमें ही भरा रहता है जल। सामान्य फसलें उगाने के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? जो सामान्य जो फसलें हैं उन्हें उगाने के लिए जो मिट्टी का जो पीएच मान है मृदा का, वह 6 से 7 होना चाहिए।
अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर कोई सी भी जो मृदा है उसमें अम्लीय पदार्थ ज़्यादा है तो उसमें हम चूना मिला सकते हैं। तो चूने को कहते हैं हम लाइम भी कहा जाता है। तो इसको मिलाने से उर्वरता बढ़ती है कृषि की। जैसे कि हम लाल मिट्टी में मिलाकर उसकी उर्वरता बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मृदा में खारापन और क्षारीय की समस्या का हल क्या है? मृदा में अगर खारापन है या क्षारीय है तो इसमें हमें क्या मिलाना चाहिए जिससे सही हो जाए या खेती अच्छी हो? तो वो है जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट। इसे हम अगर मृदा में मिलाएंगे खारेपन या क्षारीय मृदा में तो वह मृदा सही हो, मतलब उसमें उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? जो क्षारीय जो क्षेत्र होता है, अम्लीय और क्षारीय होता है, तो जो क्षारीय जो क्षेत्र दोस्तों है वो दोस्तों सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो ये भी काफ़ी एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देश में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद है भारत के किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ मृदा अपरदन काफ़ी ज़्यादा होता है? तो दोस्तों वह है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, यानी कि जो शिवालिक पहाड़ी जो निम्न जो क्षेत्र है सबसे लास्ट वाला, वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ जो ये मृदा का अपरदन की समस्या गंभीर है। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मृदा की जो उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र का बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम एक ही मृदा में अगर कुछ हमारे खेत है, अगर उसमें हम एक फसल हर साल बोएंगे तो उससे क्या होता है कि जो कुछ पदार्थ जो है उस मृदा में से ख़त्म हो जाते हैं और कुछ पदार्थ बने रहते हैं। तो जिसकी वजह से हम अगर वापस वही फसल उगाएंगे हर साल की तरह तो वो मृदा है ना धीरे धीरे जैसे कि वो हम कह सकते हैं कि वो उपजाऊ जो होता है उपजाऊपन वो खो देती है, जिससे फिर उसमें फसल नहीं उग पाती है। इसलिए हमें फसल चक्र का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि फसल हमें हर साल मतलब अलग अलग फसल बोनी चाहिए। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मिक्स जो फसल होती है उन्हें बो सकते हैं। इसके अलावा मृदा अपरदन रोकने का सबसे अच्छा उपाय दोस्तों मृदा अपरदन रोकने का वो है वन रोपण, जो कि आपको पता ही होगा वो तो अब हम देखते हैं थोड़ा मैप में। तो हम आ चुके हैं मैप में दोस्तों। ये आज थोड़ा हम देखते हैं मैप में कि कौन से जो क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो सबसे पहले ये जो है ग्रीन आपको दिख रहा है पर्वत और वन। तो ग्रीन जो क्षेत्र आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पर्वत और वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी के लिए ये लाइट ग्रीन क्षेत्र है। सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत और वन। दोस्तों पर्वत और वन जैसे कि हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय पूरा जो है यहाँ, और इसके अलावा ये जो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश का जो उत्तरी वाला जो भाग है वह, तो यहाँ पाए जाते हैं अधिकतर वन। तो ये देख सकते हैं हम। और इसके अलावा हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो जैसे कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, बहुत सारी नदियाँ हुई जाती तो इसकी वजह से जो जितना भी क्षेत्र है ये मैदान में परिवर्तित हो चुका है। पहले यहाँ जो ये पूरा ये जो हिमालय था, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो यह पूरा हिमालय है, यह पूरा हिमालय था दोस्तों। और यहाँ जो था प्रायद्वीप का पठार जो है इसके बीच में ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, जो कि आपको जो ग्रीन वाला पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र पहले यहाँ गड्ढानुमा था। तो जब ये नदियाँ जो कि आती है पहाड़ से तो वो अपने साथ में मिट्टी लाती हैं, जिससे यह आज आपको देखने को मिलेगा कि यह पूरा एक मैदान में परिवर्तित हो चुका है। तो यह उन्हीं का परिणाम स्वरूप है। तो इसके बाद देखते हैं हम लाल और पीली मिट्टी दोस्तों, जो कि भारत में सेकंड नंबर पर पाई जाती है। तो दोस्तों लाल जो पीली मिट्टी जो है यह जो क्षेत्र है यहाँ, और इसके अलावा हम देखें तो दक्षिण में तमिलनाडु केरल इस क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके अलावा पूर्वोत्तर में देखिए हम दोस्तों तो ये है नागालैंड, मेघालय और इधर पाया जाता है। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जैसे कि मैंने देखा कि जलोढ़ मिट्टी, इसके अलावा दोस्तों ये जहाँ नदियाँ जो कि यहाँ गिरती है, पूर्वी तरफ जो नदियाँ गिरती है, पश्चिम से आती हुई पूर्व में सभी नदियाँ गिरती हैं, तो इनके जो क्षेत्र है समुद्री तट यहाँ भी काफ़ी पाई जाती है। जो समुद्री तट दोस्तों दूर होता है थोड़ा, और उसके पहले समुद्री तट में तो दोस्तों पाई जाती है यहाँ जो कि लवणीय मृदा, और इसके ऊपर जो पाई जाती है नदियों के साथ लाई गई मिट्टी वो होती है जलोढ़ मिट्टी। तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा। और इसके देखते हैं हम काली मिट्टी।
दोस्तों काली मिट्टी जो कि पूरा जो महाराष्ट्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे कि ये एमपी है इधर का, और इधर जो है इनके जो क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। और इसके बाद हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी। दोस्तों जो कि लेटराइट मिट्टी आपको पता ही है कि जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, तो पहाड़ों के टूटने फूटने से बनती है। तो पहला जो हम देखते हैं दक्षिण में, तो दोस्तों दक्षिण में जो कि जो पूर्वी पश्चिमी जो तट है, जो कि पश्चिमी हम कह सकते हैं पश्चिमी जो हमारे क्षेत्र है दक्षिण भारत का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ जो पर्वत है पूरा, पर्वत से जो मिट्टी जो पर्वत का जो अपर्दन होता है, पर्वत के अपर्दन के कारण जो मिट्टी बनती है वो है लेटराइट मिट्टी, जो कि ये आपको दिख रही है गुलाबी गुलाबी जो आपको पिंक जो दिख रही है, ये पूरी लेटराइट मिट्टी है। और इसके अलावा लेटराइट मिट्टी दोस्तों ये यहाँ तमिलनाडु की साइड है। इसके अलावा हम देखिए पूर्वोत्तर में, तो पूर्वोत्तर में आपको दिख रही है गारोखासी जयंती के आसपास। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो नीचे वाले जो क्षेत्र है उसमें भी आपको दिख रही होगी। और इसके बाद आता है हमारे सामने लास्ट में शुष्क मृदा। दोस्तों शुष्क मृदा जैसे कि अभी हमने पढ़ा था राजस्थान, तो ये रहा हमारे सामने राजस्थान। और जो राजस्थान जो क्षेत्र है दोस्तों उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ शुष्क मृदा पाई जाती है। और जो कि हमने पढ़ा था अभी अरावली, तो अरावली के पास जो हमें देखने को मिलती है लेटराइट मिट्टी की, पहाड़ों से जो अपर्दन के कारण मिलती है लेटराइट मिट्टी, देख सकते हैं आप यहाँ। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कुछ और बातें करते हैं थोड़ी, फिर हम वीडियो समाप्त करेंगे। तो पहले देखते हैं हम कुछ और फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि कौन सी मिट्टी किस मतलब कैसे बनती है और इसकी जो प्रक्रिया कौन सी है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। और इसके अलावा देखते हैं हम काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है दोस्तों बेसाल्ट या लावा के अपक्षय से होता है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण होता है दोस्तों ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से होता है। ग्रेनाइट और जो नीस जो चट्टानें हैं उनके विखंडन से होता है। इसके अलावा अगर हम देखें लेटराइट मिट्टी जो कि चूना और रेत के निक्षालन से, जो कि पहाड़ जो मतलब जो पर्वत जो होते हैं उसके जो जहाँ चूना और रेत, जहाँ चूना की मात्रा अधिक होती है वहाँ जो पहाड़ के अपर्दन के कारण जो होती है वो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा हम देखें वनी मिट्टी जो कि पर्वतों के अपर्दन और वनस्पति के अवशेषों से होता है। इसके अलावा मरुस्थली मिट्टी जो कि व्यापक अपर्दन से होता है, जैसे जैसे अपर्दन होता जाता है बहुत ज़्यादा अपर्दन होता है उससे होती है मरुस्थली मिट्टी। और इसके बाद हम देखें लवणी मिट्टी। तो लवणी मिट्टी में दोस्तों उच्च ज्वारों से मृदा का लवणी होना, जो कि समुद्र में जो ज्वार आते हैं ऊंचे उसके जैसे जो जितना भी खार होता है समुद्र का वो आसपास के तटों पर जम जाता है, उससे लवणी मृदा हो जाती है। इसके अलावा पीट मिट्टी या पीट मृदा जो कि अभी हमने देखा कि जो दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। और दोस्तों जो दलदली क्षेत्र जो होते हैं उन्हीं हम कह सकते हैं एकमात्र मतलब यहाँ स्थल और जल दोनों की जो विशेषता पाई जाती है, और इन्हें जैसे कि वेटलैंड में भी शामिल किया जाता है, जो कि हमने पिछले जो वीडियो बताई थी आपको उसमें वेटलैंड के बारे में भी पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये जो दोस्तों वीडियो है वेटलैंड की, और ये इसके अलावा भी जो सारी वीडियो हैं ये दोस्तों 2020 तक की अपडेटेड हैं, तो इस पर आप पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। और इन्हें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इन्हें याद कीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ गलत ना हो आप। और एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम आपके लिए सारी वीडियो जो है डिटेल से ला रहे हैं ताकि आपको कुछ भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो मृदा जो है कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है, कुछ बस ही लास्ट बातें हैं, इसके बाद वीडियो समाप्त है। तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों ये उत्तरी विशाल और तटवर्ती मैदान में पाई जाती है। तो जो मृदा है जलोढ़ मिट्टी जो है जो पूरे जो क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान वहाँ पाई जाती है, जहाँ जो मृदा जो कि नदियाँ जो है उसके नदियाँ अपने साथ में लाती है जलोढ़ मिट्टी, तो वह है। इसके अलावा काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मालवा है, इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है ये सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। मेनली जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा देखते हैं लाल या पीली मिट्टी। दोस्तों लाल या पीली मिट्टी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ का मैदान इत्यादि में पाई जाती है लाल या पीली मिट्टी। और इसके अलावा देखते हैं वनी मिट्टी। दोस्तों वनी मिट्टी पर्वतीय ढलान पर पाई जाती है। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी जो कि राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा लवणी मिट्टी दोस्तों गुजरात और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है।
जो कि लवणी मिट्टी जो कि समुद्री तट या इनके आसपास पाई जाती है। फिर आता है लेटराइट मिट्टी जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि केरल की जो पहाड़ है उसके आसपास। इसके अलावा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पठार हैं उनके आसपास पाई जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों पीट या जैविक मिट्टी, जो कि अल्मोड़ा, सुंदरवन इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों तो आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर कोई से भी आपको डाउट हो, जो कि कोई सा भी डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट में शेयर कर सकते हैं और उसके ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे। और अगर कुछ माइनर डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं तो उसके बाद भी हम देखेंगे और हम डाउट क्लियर कर देंगे। तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।